हेलो प्यारे बच्चों, मैं सीके आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल समर्थ क्लासेस में। ठीक है, टॉपिक आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसी के वन लाइनर क्वेश्चन क्या है बेटा, अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और कई बार यूज़ हो जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, तो एक बार देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। देखिए, निरंकुशवाद क्या होता है ना। निरंकुशवाद जिसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार का क्या नहीं होता, उसके ऊपर अंकुश नहीं होता, वो क्या कहलाता है, आपका निरंकुशवाद कहलाता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता ना बच्चा। जब कंट्रोल कोई नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएंगी, अपने आप में दमनकारी हो जाएंगी, है ना। तो वही चीज़ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कौन सी होती है, दमनकारी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है अपना कल्पनादर्श क्या होता है ना, यूटोपिया। तो ये क्या होता है बेटा, तो यूटोपिया क्या होता है, एक ऐसे समाज की कल्पना होती है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जैसे हम कहते हैं राम राज्य, जो हमें पता है कि आज के युग में आना क्या है बेटा, एक तरह से इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ये सारे वन लाइनर आंसर है बेटा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं वो है। 1789 है ना, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या बदलाव आया था बेटा। तो पहला बदलाव तो क्या आया था कि सत्ता किसके हाथ में आ गए थे बच्चे, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई थी। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ था कि लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे ही इसकी क्या करेंगे, नीतियों को तय करेंगे। आप सबको पता है स्टेट जनरल की जगह क्या आ गई थी, नेशनल असेंबली आ गई थी। ठीक है, देखो मैं प्रयास करती हूँ कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को इक्वली कर पाऊँ। कुछ गलती हो जाती है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उसके बाद यूरोप में कौन सा नया सोशल ग्रुप जो है वो आया, अस्तित्व में आया, यानी कि उसका ज़्यादा राइज हुआ, कौन से सोशल ग्रुप का। तो बेटा ये जो श्रमिक वर्ग था, यानी कि मजदूर वर्ग के लोग, और जो मध्यम वर्ग के उद्योगपति थे, यानी कि जो मिडिल क्लास था, उसमें जो बिजनेसमैन आते थे, ये ज़्यादा मतलब आगे आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद उदारवाद क्या होता है ना। लिबरलिज्म क्या होता है बेटा, तो लिबरलिज्म क्या है, मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। ये लिबरलिज्म का कंसेप्ट कौन लाया था बेटा, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो लिटरेट थे, जो मतलब जितने भी फिलोसोफर्स थे उस टाइम के, उनके दिमाग की उपज है ये लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलिज्म जिसका मतलब क्या होता है, उदारवाद, यानी कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने क्या हो, सारे बराबर हो। ठीक है, फिर है 19वीं सेंचुरी में उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी, यानी कि इकोनॉमिक लेवल पर ये लिबरलिज्म क्या चाहते थे, ये लिबरलिस्ट जो थे वो इकोनॉमिक लेवल पर क्या चाहते थे बेटा, तो ये चाहते थे कि बाजार से क्या हो, मुक्ति हो, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य के द्वारा जो नियंत्रण किए गए हैं उनको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। यानी कि ये जो एक टैक्स वाला सिस्टम था उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, चीज़ों को इधर उधर लाने पर जो टैक्स होता था उसकी बात हो रही है। शुल्क संघ का मुख्य कार्य क्या था बेटा, तो शुल्क संघ के मुख्य कार्य क्या थे ये देख लेते हैं। इसका काम क्या था, शुल्क अवरोधों को समाप्त करना, यानी कि जो एक जगह से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो टैक्स लगाया जाता था बेटा, उस टैक्स को क्या करना, ख़त्म करना, ये इसका पहला काम था। फिर क्या, मुद्राओं की यानी करेंसी जो थी बेटा उसको घटाकर क्या कर दी गई थी, सिर्फ 2 कर दी गई थी। जहाँ 30 करेंसी यूज़ की जा रही थी फ्रांस में, उसकी जगह कितनी हो गई थी, सिर्फ 2 करेंसी को अब यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फिर है रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। रूढ़िवादी लोग यानी कि जो पहले की चीज़ को फॉलो करते हैं, यानी जो पुराने सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो रूढ़िवादी, जो चेंज नहीं चाहते। आप ये कह दो कि वो सोसाइटी में क्या नहीं चाहते बेटा, चेंज नहीं चाहते, ऐसे लोग रूढ़िवादी लोग कहलाते हैं। तो ये क्या चाहते थे कि रूढ़िवादी राजतंत्र चाहते थे, ये चर्च चाहते थे, समाज में जो भेद है ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, वो बना रहे, ये चाहते थे, और संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के क्या थे, ये लोग पक्ष में थे। ठीक है, जो ये फ़र्क हमें आज भी दिखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट है कुलीन वर्ग, नोबिलिटी ग्रुप।
जिसे हमने कहा था, ठीक है। यूरोप के महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, ऐसा क्यों? ये नोबल्स इतने शक्तिशाली क्यों थे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए था बेटा कि इस वर्ग के सदस्य साक्षात जीवन से संबंधित थे, क्षेत्रीय विभाजनों के आर पर व्याप्त थी। यानी कि इनकी जो जीवन शैली थी बेटा, वो मतलब इनकी पॉलिसी थी कि ये मतलब एक कैटेगरी बना के रखते थे। इनको जो प्रिविलेज मिले हुए थे, जो छूट मिली हुई थी इनको बाय बर्थ, उन बर्थ की वजह से जो छूट मिली हुई थी उसकी वजह से ये क्या थे, ज़्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी प्रॉपर्टी और हवेलियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो ये बेसिक रीज़न थे जिसकी वजह से ये कुलीन वर्ग जो है, नोबल ग्रुप जो है, वो ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। फिर है मेज़नी पे आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, कौन से ग्रुप थे इसके? तो मोसई में बनाया था यंग इटली, और यंग यूरोप जो कहाँ बनाया था इसने, बर्न में बनाया था, ठीक है। उसके बाद है कस्तुनतुनिया की संधि, है ना, ट्रीटी ऑफ कस्तुनतुनिया। ये कब हुई थी बेटा? 1832 में हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। क्लियर हो गई बच्चे बात? फिर है रूमानीवाद पर आपका क्वेश्चन। रूमानीवाद या रूमानीवाद, रोमांटिसिज्म, इनकी विचारधारा क्या थी, मतलब इनकी सोच क्या थी बेटा? तो इनकी सोच क्या थी कि ये कल्चर में बिलीव करते थे, ट्रेडिशन में बिलीव करते थे। ये चाहते थे कि राष्ट्र का आधार क्या हो सकता है, विरासत हो सकती है आपकी, सामूहिक विरासत, यानी कि आपका जो पुराना ट्रेडिशन, सिस्टम, हिस्ट्री जो है आपकी वो, और आपका जो कल्चर है वो, ठीक है। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन क्या है, कैरोल कुर्पिसिकी। कैरोल कुर्पिसिकी का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में क्या योगदान था? तो बेटा जितने भी हम रेवोल्यूशनरीज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। तो इस बंदे का क्या योगदान था बेटा राष्ट्रीय संघर्ष में? ओपेरा और संगीत। ये ओपेरा मतलब एक तरह का आप ये समझिए डांस और म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन है ओपेरा, ठीक है। उसको और संगीत से क्या किया था इन्होंने, इस पे बिलीव करते थे। यानी रूमानी विचारधारा का व्यक्ति था ये कैरोल कुर्पिसिकी, ठीक है। और पोलिनेस और मर्जुका जैसे लोक नृत्यों को इन्होंने क्या किया था, नेशनल सिंबल के रूप में प्रेजेंट कर दिया था। यानी कि ये मानते थे कि अपने कल्चर को फॉलो करो, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो, तो आप में नेशनलिटी की फीलिंग आती है, ओके। फिर है ब्रिटेन राष्ट्र में रहने वाला पहला निर्जातीय समूह कौन सा था? तो बेटा वो थे अंग्रेज, वेल्स और स्कॉट और आयरिश, ठीक है। फिर उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी बेटा? तो महिलाओं ने क्या किए थे, हमें पता है कि राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे, पॉलिटिकल क्लब बनाए थे, और उन्होंने न्यूज़पेपर में भी अपने राइटअप्स लिखना शुरू कर दिया था, और पॉलिटिकल मीटिंग्स करते थे, और क्या करते थे, मतलब प्रदर्शन करते थे, एग्जीबिशंस लगाते थे, या प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। फ्रांसीसी क्रांति के सिंबल क्या है, मतलब किस कैसे सिंबलाइज होता है बेटा वो? तो मैरियन, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। ये जो कलंगी है, ठीक है, ये जो है ये सिंबल है किसके? फ्रांसीसी क्रांति के। मैरियन जैसे हम बात करते हैं भारत माता की, बिल्कुल वैसे ही मैरियन वहाँ पर है। और लाल टोपी, रेड कलर की टोपी पहनी जाती थी, उनका फ्लैग था, ट्राई कलर का फ्लैग था, और कलंगी जो उनकी टोपी के ऊपर लगते थे, ठीक है। जर्मेनिया क्या है बेटा? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। जैसे वही भारत माता फ्रांस में मैरियन, बिल्कुल वैसे ही जर्मनी में क्या है, जर्मेनिया है। सो चाक्षुष अभिव्यक्तियों के बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट है। ये उनका फीचर बताया गया है कि उनका दिखना कैसा है ना, वो दिखते कैसे है, तो वो चीज़ का यहाँ पर क्या किया है बच्चे, जिक्र किया है। फिर बात आती है बाल्कन की। बाल्कन क्षेत्र में आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। तो हम दो की जगह यहाँ पे 3-4 लिखे हुए हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान एटसेट्रा। जनमत संग्रह यानी कि मैंडेट जिसे हम कह देते हैं, या फिर हम ये कह देते हैं कि पब्लिक का वर्डिक्ट कह दो, या क्राउड का, पब्लिक का इकट्ठा होने से आप क्या समझते हैं ना, वर्डिक्ट क्या होता है? तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है प्रत्यक्ष मतदान, डायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं, जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोग क्या करते हैं, एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं। किसी एक चीज़ को वो या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या कर लेते हैं बच्चे डिनाई कर लेते हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात? तो ये थे बेटा वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में बन रहे हैं आपके। आप देख रहे हैं इसी तरह से 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी रेडी किए गए हैं, आगे और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये बेटा मैंने ये हिंदी मीडियम के लिए तो नहीं किया है बेटा, सॉरी, मेरे ये सारे इंग्लिश मीडियम के लिए ही हैं। ये थोड़ा बहुत प्रयास किया है, देखो अगर आपको ठीक लगता है तो आगे इसके बारे में कुछ सोचेंगे, नहीं तो जो चल रहा है वो अच्छा है ना। ओके बेटा, टेक केयर, खुद का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, पढ़ें,
पढ़ें और पढ़ें, बस यही एक सक्सेस का एक ही मंत्र है बेटा, स्टडी करो, लर्न करो, रीडिंग करो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।